नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डोडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने उसके जो बारे में देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने पिछली क्लास में देखा था कुछ स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता के जिनके उत्खनन के बारे में हमने देखा था, जिनमें हमने धोलावीरा देखा था, धोलावीरा के बारे में देखा था, चौंदड़ो के बारे में देखा था, चौंदड़ो 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 के बारे में देखा था, सुरकोटड़ा के बारे में देखा था, सुरकोटड़ा के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने क्या देखा था, जो और भी जो छोटे छोटे थे, जैसे कि देमाबाद है, आलमगीरपुर है, रोपड़ है और कुनाल है, इनके बारे में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि जो धोलावीरा है वो किसी भी नदी के किनारे नहीं है। धोलावीरा है वो किसी भी नदी के किनारे नहीं है। धोलावीरा के बारे में हमने देखा था कि जानकारी देता है कि यानी कि इसकी जो खोज है, खोजकर्ता कौन था? जगपति जोशी। धोलावीरा का खोजकर्ता कौन था? जगपति जोशी। जबकि जब इसका जो उत्खनन है, इसका जो एक्सकेवेटर है, हमने देखा था वो कौन था? रविंद्र बिष्ट। कौन? रविंद्र बिष्ट, जिसने क्या इसका उत्खनन किया। हमने देखा कि जो धोलावीरा है वो दो जलधाराओं के बीच था। एक मनसर, एक कौन सी थी? मनसर जलधारा, और दूसरी कौन थी? मनहर जलधारा। इनके मध्य बना हुआ है, एक टापू के ऊपर बसा हुआ है, जिसमें क्या है 16 जलाशय खोजे गए थे। ये क्या है कि अनोखे जल संरक्षण का क्या उदाहरण था, जिसमें दुर्गीकृत उच्च और निम्न भाग में इसकी क्या थी? बसावट थी। फिर हमने देखा कि 2014 में यहाँ पर एक और जलाशय की खोज हुई थी। कब? 2014 में यहाँ पर एक और जलाशय की खोज हुई थी। धोलावीरा से हमें क्या मिला? एक साइन बोर्ड मिला जो कि जिप्सम का बना हुआ था। जिप्सम का बना हुआ था, लकड़ी के अक्षर थे, लकड़ी के अक्षर थे। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ से स्टेडियम के भी साक्ष्य देखे थे। उसके बाद अगले जो स्थान है वो कौन सा देखा था हमने? चौंदड़ो। चौंदड़ो है, चौंदड़ो की जो खोज है, चौंदड़ो का जो एक्सकेवेटर था वो कौन था? NSNG मजूमदार। चौंदड़ो का कौन था? मजूमदार। इस मजूमदार को क्या है, डाकुओं ने क्या कर दिया था? मार दिया था। डाकुओं ने क्या कर दी थी? मजूमदार की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? डाकुओं ने मजूमदार की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये क्या थी? चौंदड़ो ये औद्योगिक नगरी थी। हमने देखा कि चौंदड़ो क्या थी? औद्योगिक औद्योगिक चौंदड़ो वो क्या थी? औद्योगिक नगरी थी। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिला है। किसका? मनके बनाने का कारखाना मिला था। फिर हमने देखा था कि एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के भी क्या है, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ मिले थे? चौंदड़ो से। सुरकोटड़ा है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। हमने देखा कि जो सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा से हमें क्या मिले थे? घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले थे। घोड़े की जो अस्थि है, अस्थियों के अवशेष है, वो कहाँ से मिले थे? सुरकोटड़ा से मिले थे। फिर हमने देखा था देमाबाद महाराष्ट्र। से हमें 4 रथ मिले। किसके? कांस्य के 4 रथ है वो हमें कहाँ मिले? देमाबाद महाराष्ट्र में मिले। उसके बाद में हमने देखा था कुनाल हरियाणा से हमें चांदी के क्या मिले थे? 2 मुकुट मिले थे और एक कीमती पत्थर मिला था। क्या? लेपिस लाजुली मिला था। अगला स्थान हमने देखा था रोपड़ है वो अगला स्थान हमने कौन सा देखा था? रोपड़ देखा था। रोपड़ है वो कहाँ पर है? रूपनगर पंजाब में है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। कहाँ पर? रोपड़ में।
रोपड़ में क्या था कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया। मनुष्य के साथ कुत्ता है वो कहाँ पर, रोपड़ में दफनाया गया था। एक देखा था राखी गढ़ी, कौन सा, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। और जो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा है कहाँ पर, भारत में सबसे बड़ा स्थल है कहाँ पर, भारत में आईवीसी का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद में हमने देखा था आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता है। ये तो क्या हो गए थे, प्रमुख प्रमुख जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के आईवीसी के, वो हो गए थे। उसके बाद में हम देखते हैं, हमने देखा था कि नगर नियोजन, क्या देखा था, नगर नियोजन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो नगर नियोजन है विश्व की जो सभ्यता है उनमें क्या है, टोपी है। एक नंबर की जो नगर नियोजन के मामले में फर्स्ट नंबर पे आती है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जो नगर है उसको दो भागों में बांटा था, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। एक पश्चिमी भाग और दूसरा कौन सा था, पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत था और एक टीले के ऊपर बसा हुआ था, जो कि जो सार्वजनिक महत्व की जो बिल्डिंगें थी, सरकारी आवास थे, वो पश्चिमी भाग में थे। पूर्वी भाग है वो आम जनता का था, निचले हिस्से में क्या हुआ था, बसा हुआ था। फिर हमने देखा कि जो शहर थे, सिंधु घाटी जो शहर है वो एक ग्रिड पद्धति में बसा हुआ था, एक जाल के नुमा जाल की तरह बसा हुआ था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति में क्या है, बसा हुआ था। जैसे चेस बोर्ड में होते हैं ना, ये काला हो गया, 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 ये काला, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, ऐसे चेस बोर्ड। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ये इसके जो नगर हैं वो ग्रिड सिस्टम की तरह बसावट थी। जो सड़कें थी, इनमें हम देख रहे हैं कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कहाँ पर काट रही थी, समकोण पर काट रही थी। जितनी भी सड़कें थी वो एक दूसरे को कहाँ पर काट रही थी, समकोण पर काट रही थी। फिर हमने देखा कि जो घर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, उन घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न खुल के कहाँ पर खुल रहे थे, जैसे कि ये है मुख्य सड़क, और ये जो घर हैं ये अंदर गली में, इसके दरवाजे हैं वो किधर खुल रहे हैं, गली में खुल रहे हैं, न कि कहाँ पर खुल रहे हैं, मुख्य सड़क पर खुल रहे हैं। आगे हमने देखा था जल निकासी, आईवीसी की जल निकासी। जल निकासी में हमने देखा था नालियां बनी हुई थी, किसकी, पक्की ईंटों की। पक्की ईंटों की क्या नालियां बनी हुई थी, सफाई की व्यवस्था थी, ऊपर से क्या हुई थी, ये ढकी हुई थी। फिर घरों के अंदर कुएं भी देखे गए थे। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं हैं वो प्राप्त हुए थे। ये हमने पिछली क्लास में इतना हमने देखा था। इससे आगे हम देखेंगे, आज की क्लास में हम नगर नियोजन हो गया था, उसके बाद में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे आईवीसी की राजनीतिक स्थिति। क्या, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, यानी कि इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी इनका क्या था, इसकी जानकारी का क्या है, अभाव है। अभाव है किसका, जानकारी का। राजनीतिक स्थिति की जानकारी का क्या अभाव है। ये माना जाता है, क्या माना जाता है कि संभवतः, क्या संभवतः जो पुरोहित है, पुरोहित वर्ग है, उनका क्या रहा होगा, शासन रहा होगा। किसका शासन बताया गया है कि संभवतः पुरोहित वर्ग का, किसका, संभवतः पुरोहित वर्ग का क्या रहा होगा, शासन रहा होगा। ये क्या थी इसकी
जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में हमें खास जानकारी नहीं मिली थी। अगली जो स्थिति है राजनीतिक हो गई, उसके बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की यदि बात करें तो सिंधु घाटी के जो समाज है, जिस तरीके से आज का समाज है वैसे क्या थे सिंधु घाटी सभ्यता के समाज थे। पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, शिक्षा की वजह से जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया कि जो संयुक्त परिवार है वो प्रथा है वो धीरे धीरे टूटने लग गई। लोग हैं वो जैसे कि रोजगार के लिए, पहले क्या कि लोग हैं कृषि पे निर्भर रहते थे, अपने गाँव में रहते थे तो ग्रामीण परिवेश में रहते थे, इसलिए वो संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उनका शहरों की ओर पलायन होने लगा तो फिर क्या है धीरे धीरे परिवार टूटने लगे थे। तो इसलिए जो वर्तमान में कौन सी चल रही है, एकल परिवार प्रथा चल रही है, एकल समाज की जो प्रथा वो चल रही है। लेकिन पहले क्या था कि लोग हैं संयुक्त रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है उसमें एक संभावना व्यक्त की गई है, ऐसे पक्का नहीं कहा गया क्योंकि इतिहास है वो सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। उसका क्या है कि कोई जो फिक्स वो नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका कोई फिक्स तथ्य नहीं है कि हाँ ये चीज़ हुई थी, है ही वो नहीं है, व्यक्त किया गया है, संभावना व्यक्त की गई। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में ये संभावना व्यक्त की गई कि जो परिवार है वो क्या हुआ होगा, मात्र सतात्मक मात्र सतात्मक संयुक्त परिवार। सिंधु घाटी का जो परिवार होते थे वो कैसे थे, मात्र सतात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज को चार भागों में बांटा था। चार भाग थे समाज के कितने भाग थे, चार भाग थे। पहले में पुरोहित, दूसरे में व्यापारी, तीसरे में किसान और चौथे में श्रमिक। तो समाज में पहले किस प्रकार के लोग थे, जो समाज के लोग थे उनको चार भागों में बांटा था। पहला कौन, पुरोहित वर्ग, पुरोहित। दूसरे कौन थे, व्यापारी। और जो तीसरे हैं, तीसरे थे किसान। और चौथे कौन, श्रमिक। चौथे कौन, श्रमिक थे। ये क्या, इनको परिवार को बांटा गया था, संयुक्त परिवार था। सिंधु आईवीसी में संयुक्त परिवार था। तो क्या थी, परिवार में भी क्या थी, शांति थी। क्या थे, शांतिपूर्वक समाज, शांतिपूर्वक समाज थे। संयुक्त परिवार था तो परिवार में क्या थी, शांति थी, समाज में क्या थी, शांति थी। फिर मात्र सत्तात्मक था। तो हम देखते हैं कि जो पुरुष पुरुष व महिलाएं दोनों गहने ओब्लिक आभूषण पहनती थी। दोनों क्या है, आभूषण पहनते थे। उसके बाद में जो लोग हैं, क्या बताए गए, लोग सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। फिर इनका जो प्रिय खेल में क्या देखा था हमने, प्रिय खेल, प्रिय खेल में था शतरंज, प्रिय खेल शतरंज, मुर्गों की लड़ाई, शतरंज और मुर्गों की लड़ाई। वर्तमान समय की तरह नहीं था कि फ्री फायर खेल लिया, एफएफ खेल लिया या फिर पबजी खेल ली, है ना, पबजी खेल लिया, GT5 खेल लिया, GTA 5 खेल लिया। ये क्या, ये सिस्टम नहीं था। PS4 नहीं थे इनके पास। इनके जो PS4 थे वो क्या थे, शतरंज और जो मुर्गों की लड़ाई थी वही क्या थे, इनके PS4 थे। इनके पास GTA 5 खेलने का टाइम नहीं था।
ये दिमाग का खेल खेलते थे, शतरंज। शतरंज वो दिमाग का खेल होता है, शतरंज खेलते थे, मुर्गों की लड़ाइयाँ वो करवाते थे। फिर आगे देखते हैं समाज में, तो दाह संस्कार के बारे में बताया गया है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके दाह संस्कार के बारे में बताया गया। अंतिम संस्कार के यहाँ पर कितनी विधियां देखी गई हैं? 3 विधियां देखी गई हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां। पहली, पूर्ण पूर्ण समाधान। दूसरा, पहला था पूर्ण समाधान, दूसरा था आंशिक समाधान, तीसरा क्या था? दाह संस्कार। आंशिक समाधान और तीसरा क्या था? दाह संस्कार। तीसरा क्या था? दाह संस्कार। पूर्ण समाधान का मतलब था कि इंसान मर जाता था, मरने के बाद में उसे दफना देते थे, पूरी तरीके से दफना देते थे। आंशिक में क्या है, वो मर जाता था, मरने के बाद में जंगलों में क्या उसे छोड़ देते थे, जंगली जानवर है उसे जितना खाते थे उतना खा लेते थे, जो बचता था उसे दफना देते थे। और जो दाह संस्कार है उसमें क्या जो वर्तमान समय में करते हैं, मनुष्य को अग्नि को क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं। फिर लोथल। लोथल में स्वाद इसकी बात करें तो लोथल में 3 और कालीबंगा में 1 युग्मित जो समाधान के वो साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल में 3, लोथल में 3 और कालीबंगा। लोथल में 3 और कालीबंगा में 1 किसके मिले हैं? समाधान के उदाहरण, जो समाधान के उदाहरण मिले। कौन सा समाधान? युग्मित समाधान। युग्मित समाधान। ये क्या हो गई इनकी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हमने देखा कि जो परिवार है, परिवार वो मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार था। परिवार को 4 भागों में बांटा था। पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक। फिर ये शांति प्रिय थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती थी। उसके बाद में हमने देखा कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। हमने क्या देखा था कि जो लोग थे आईवीसी के सिंधु घाटी सभ्यता के, वो क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। उसके बाद में हमने देखा कि इनके खेल, इनके इनकी जो क्रीड़ा क्रिया है वो हमने देखी थी। उसमें क्या देखा था कि ये लोग शतरंज खेलते थे और मुर्गों की जो लड़ाइयाँ हैं वो करते थे। उसके बाद में हमने इसमें क्या है, संस्कार की सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें संस्कार जो दाह संस्कार है वो 3 प्रकार का था, उसकी 3 विधियाँ थी। एक हमने देखा पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान में क्या था कि मनुष्य को पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। वर्तमान में मुस्लिम समाज जैसे करते हैं उस तरीके से वो दफना देते थे। आंशिक समाधान है जिसमें क्या करते हैं, मनुष्य को मरने के बाद में जंगलों में छोड़ देते हैं, जहाँ पर क्या है पशु पक्षी हैं वो उसको खा लेते हैं। और जो इस तरीका का जो समाधान होता है वो कैसा होता है? आंशिक समाधान, जैसा कि दादू पंथ के लोग करते हैं। और जो दाह संस्कार है जो वर्तमान में हमारे हिंदू धर्म में करते हैं, दाह संस्कार जिसमें मनुष्य को क्या है अग्नि को समर्पित कर देते हैं। फिर दो जगह युग्मित समाधान मिले थे। पहला मिला था लोथल में 3 मिले थे और कालीबंगा में 1 मिला था। ये क्या थी? आईबीसी की सामाजिक स्थिति। उसके बाद में हम देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति। कौन सी स्थिति? आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, नदी के किनारे थी। तो नदी के किनारे थी तो ये कृषि पर भी आधारित थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था किस पर थी, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। ये कृषि में क्या करते थे, अधिशेष उत्पादन करते थे। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन का मतलब है कि जैसे कि अपन इनको किसकी जरूरत थी, जैसे खेती की, खेती करने के बाद में एक किसान के खेत में हो गई 20 बोरियां, क्या हो गई, 20 बोरी क्या हो गई, गेहूं की हो गई। 20 बोरी किसकी हो गई, गेहूं की हो गई। 20 में से किसान के परिवार को जरूरत है 10 बोरियों की, क्या है, 10 बोरियों की उनको क्या है, जरूरत है। 10 बोरियां वो क्या रहेगी, शेष। तो ये जो शेष जो गेहूं बच रही है, ये क्या है, अधिशेष उत्पादन है, जिसको ये क्या करते हैं, बेच देते हैं, जिसका क्या कर देते हैं, व्यापार कर देते हैं। तो वो क्या है, अधिशेष उत्पादन। तो अधिशेष उत्पादन जो अधिशेष उत्पादन है वो करते थे। उसके बाद में ये गेहूं गेहूं सरसों, चना, मटर, खरबूज, तरबूज, जो, तिल, ये किस किस की खेती करते थे, गेहूं, जो, तिल, खजूर, तरबूज, चना है। इस प्रकार की ये क्या करते थे, खेती करते थे। जो है गेहूं है, तिल है, खजूर है, कपास है, चना है, इनका क्या करते थे, उत्पादन करते थे। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर उस समय तरबूज होते थे क्या, तो हाँ, उस समय भी ये जो वर्तमान समय में जो खेती होती है वो उस समय में भी थी। फर्क इतना है कि उस समय में जो बीज वगैरह यूज में लिए जाते थे उनमें और आज के उनमें क्या है, डिफरेंस है। अब जो यूज में लेते हैं वो क्या लेते हैं, हाइब्रिड बीज लेते हैं, और पहले जो बीज लेते थे वो जेनवनी होते थे। उसके बाद में हमने देखा कि आईबीसी के अंदर चावल, ऐसे कहते हैं कि जो आईबीसी के जो लोग थे उनको चावल व बाजरे का क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। उनको किसका, चावल व बाजरे का ज्ञान नहीं था। आईबीसी के जो लोग हैं उनको चावल व बाजरे का क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। लेकिन कुछ जगह जैसे कि लोथल से क्या मिले हैं, चावल व बाजरे के साग से मिले हैं। इसके जो चावल हैं, चावल व बाजरे के साग से एक अपवाद है, कौन सा, लोथल। लोथल से क्या मिले हैं, चावल व बाजरे के क्या मिले हैं, वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं। जबकि रंगपुर है, कौन सा, ऐसे बता रहे हैं सिंधु घाटी के लोगों को बाजरे का इनको ज्ञान नहीं था, बाजरे और चावल का। जबकि लोथल से इनके अवशेष मिले हैं। और जो रंगपुर है, रंगपुर से क्या मिला है, चावल की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिली है, चावल की भूसी मिली है। जैसे चावल की भूसी मतलब जैसे गेहूं को निकालते हैं तो जैसे तूड़ा वगैरह है जो बचता है, बाजरे को निकालते हैं तो छानी बचती है, जो अवशेष बचता है वो। तो उसी तरीके से जो चावल है, चावल को निकालते जो चावल का जो अवशेष बचता है वो क्या है, चावल की भूसी है, वो निकलती है। फिर ये लोग किसकी खेती करते थे, कपास की खेती करते थे। कपास को क्या कहते थे, सिंडन। कपास के लिए सिंडन शब्द है वो क्या किया गया है, यूज में लिया गया है। विश्व में
विश्व में जो कपास है वो आईवीसी में ही सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले आईवीसी में जो कपास की खेती है वो कहाँ पर हुई थी? भारत में। भारत को आगे देखेंगे हम कि जो भारत है उसको क्या कहा गया है? मुंजो का देश, है ना। तो मुंजो में क्या होती थी? सिंडन की खेती होती थी। तो आईवीसी के अंदर जो भारत है, भारत एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। सुत्तागोई एक अफगानिस्तान में हमने एक जगह देखी थी। कौन सी? अफगानिस्तान में सोरतू गोई। यहाँ पर किसके? नेहरू के साक्ष्य मिले हैं। नेहरू के साक्ष्य मिले। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन करते थे। गेहूं चावल गेहूं चावल नहीं गेहूं जो तिल खजूर तरबूज और चना इनका उत्पादन करते थे। चावल व बाजरे का इनको ज्ञान नहीं था, लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल से क्या है? चावल व बाजरे के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। कपास की खेती करते थे। जो कपास को क्या कहा गया है? सिंडन कहा गया है। और जो भारत है वो आईवीसी का देश। भारत में जो कपास है, कपास का क्या होता था? उत्पादन होता था। फिर हमने देखा कि धोलावीरा है। धोलावीरा में जलाशय, धोलावीरा में क्या देखे थे? जलाशय। ये जलाशय हमने कहा देखे थे? धोलावीरा में। धोलावीरा में जो जलाशय देखे थे वो इस बात की पुष्टि करते हैं, वो जो 16 जलाशय देखे गए थे वो इस क्रम में किए गए थे कि जो शुरू के जो थे, स्टार्टिंग में जो होते थे, जैसे कि इनमें जो पानी है वो हमने देखा था कि पानी इसमें आता था। पहले जलाशय में 1 नंबर में आता था, उसके बाद में ये फुल होने के बाद 2 में जाता था, फिर 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, ऐसे करते करते यहाँ लास्ट तक जाता था। जो स्टार्टिंग के जो होते थे उनका जो प्रयोग है वो खेती में वह पशुओं के लिए किए जाते थे, और जो लास्ट के होते थे वो पीने के काम में लेते थे। तो धोलावीरा में जो जलाशय पाए गए हैं वो इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि जो आईवीसी के जो लोग हैं वो खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। उसके बाद में खेती करते थे तो पशुपालन भी करते थे खेती के साथ में, क्योंकि खेती करने के लिए क्या है? पशु चाहिए। ये तो नहीं है कि मनुष्य अपने पीछे हल जोड़ लिया और चल दिए। तो पशुपालन करते थे। पशुपालन में क्या करते थे? बैल है, भैंस है, बैल भैंस भेड़ बकरी सुअर खरगोश वगैरह इनका क्या करते थे? पालन करते थे। जैसे कि भैंस, बैल, भेड़, सुअर, खरगोश वगैरह इनका क्या करते थे? पालन करते थे। भैंस अब वाली नहीं है, मुरा नस्ल वगैरह वाली जो जंगली भैंसें हुआ करती थी वो थी। बैल वगैरह ये सब क्या है? जंगली पशु थे जिनको क्या करने लगे थे? ये धीरे धीरे उनका क्या करने लगे थे? पालन करने लगे थे। उसके बाद में ये लोग जो सिंधु घाटी के लोग थे, हमने देखा कि घोड़े से और ऊँट से, ऊँट तो वर्तमान में है, जबकि घोड़े से क्या है? ये परिचित नहीं थे। ऊँट घोड़ा और एक हाथी के भी क्या नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये ऊँट ऊँट घोड़ा है, हाथी, हाथी से क्या थे? अपरिचित थे। क्या? घोड़े से इसलिए घोड़ा क्या सिर्फ जैसे कि 2-3 जगह जैसे सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले थे, है ना। तो मोहनजोदड़ो है वहाँ से घोड़े के दांत मिले थे, मण मूर्तियाँ मिली थी। वैसे घोड़े के क्या है? साक्ष्य नहीं मिले थे, सिर्फ सुरकोटड़ा में मिले थे। हाथी का एक कपाल खंड देखा गया, उसके अलावा हाथी की कोई अवशेष नहीं मिले। तो इससे क्या लग रहा है कि ये हाथी के जो ऊँट घोड़ा और हाथी से क्या थे? ये लोग अपरिचित थे। इसके क्या साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। फिर जो मोहरें मिली हैं, मोहरों में क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें मिली हैं उनमें सिर्फ जो एक इंसान था, बूढ़ा बाबा था, आदिम शिव जिसे क्या कहते हैं? आदिम शिव। जो मोहरें थी मोहरों पर आदिम शिव या पशुपतिनाथ
पशुपतिनाथ का ही अंकन मिलता है, इनका ही अंकन मिलता है, शेर का अंकन नहीं मिलता है। क्या? शेर का अंकन है वो नहीं मिलता है, मोरों के ऊपर शेर का अंकन है वो नहीं देखा गया है। फिर एक अभिलेख आता है जो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसके बारे में हमने राजस्थान हिस्ट्री में देखा था, वो था सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख क्या कहता है? सारगोन अभिलेख है वो भारत के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में कहता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? मेलुहा। क्या? मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता। आईवीसी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? आईवीसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो कौन सा है? मेलुहा। ये मेलुहा शब्द इस्तेमाल किया गया जिसका अर्थ है नाविकों का देश। मेलुहा यानी कि जिसका अर्थ क्या है? नाविकों का देश। नाविकों का देश जो भारत है, इन्हीं जो सिंधु आईवीसी है, आईवीसी को मेलुहा कहा गया यानी कि नाविकों का क्या है? देश कहा गया है। और ऐसे बताया कि जो मेलुहा है, मेलुहा है, यहाँ पर एक पक्षी है। कौन सा? हाजा। हाजा बोल दो या फिर हुंजा। हाजा पक्षी है, ये बहुतायत में पाया जाता है। जो मेलुहा है उसमें जो हाजा पक्षी है, हाजा पक्षी है या हुंजा पक्षी है, ये क्या है? बहुतायत में पाया जाता है। ये पक्षी है, ये क्या? बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो ये हाजा पक्षी है ये बहुत ही खूबसूरत है। और जो हाजा शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मोर के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाजा पक्षी किसको कहा गया है इसमें? मोर को कहा गया है। मोर है वो अन्य जो पक्षी है उनकी तुलना में क्या है? बहुत ही खूबसूरत है। तो वही जो हाजा पक्षी है वो मेलुआ में क्या पाए गए थे। फिर मेलुआ के अंदर ही मेलुआ में ही सिंडन सिंडन की खेती के अवशेष मिले हैं। सिंडन की खेती की जानकारी मिली है। मेलुआ से क्या मिली है? सिंडन की खेती की क्या है? जानकारी मिली है। यानी कि सिंडन किसको बोलते थे? ये कपास को। उसमें क्या है? प्राचीन समय में मुद्रा है, मुद्रा का क्या नहीं था? प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का क्या नहीं था? प्रचलन नहीं था। ये क्या करते थे? वस्तु विनिमय है, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा से क्या परिचित नहीं थे। ये सिर्फ जो वस्तु विनिमय है उनका वस्तु विनिमय है उसके द्वारा क्या करते थे? जो चीज़ों के आदान प्रदान करते थे। जैसे कि किसी को अनाज खरीदना है, बाजरा है, आज भी तो करते हैं। मैं अपने जो पड़ोसी होते हैं उनसे कि भाई मेरे कन जाए बाजरो पड़ो है, तेरे कन गेहूँ ही तो मन बाजरो जाए है, मैं तन बाजरे का गेहूँ का बदला मैं तन बाजरो दे देसी हूँ, है ना। तो इस तरीके से वस्तुओं का क्या करते थे? ये विनिमय करते थे। ये क्या इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो है। आर्थिक स्थिति में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इनकी, मोटे मोटे शब्द में देखें तो इनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। खेती करते थे, लेकिन किस किस की? गेहूँ, चावल, गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा, नहीं, गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर, तरबूज, जो तिल वगैरह इनकी करते थे। लेकिन चावल व बाजरे की जानकारी नहीं थी। लेकिन लोथल से क्या चावल व बाजरे के अवशेष मिले, जबकि रंगपुर से क्या मिला था? रंगपुर से मिला था जो चावल की भूसी है उसके क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। फिर कपास की खेती होती थी। कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। धोलावीरा से जलाशय मिले हैं, जलाशय मिले जो कि इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे, पशुपालन करते थे। उसके बाद में जो मोहरे मिली है उनमें क्या है? पशुपतिनाथ की मोहरे मिली है, वो नहीं करते थे। इसमें जो शेर का चित्रांकन नहीं किया गया है। मुद्रा से लोग अनपढ़ थे, मतलब अपरिचित थे। और एक जो हुंजा पक्षी है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में अगली आती है इनकी धार्मिक स्थिति।
धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये प्राकृतिक बहुदेववादी थे। क्या थे ये लोग? प्राकृतिक बहुदेववादी बहुदेववादी थे। प्राकृतिक बहुदेववादी का मतलब है कि ये जो वर्तमान समय में जैसे मूर्ति पूजा वगैरह है वो नहीं करते थे। ये सिर्फ प्रकृति से प्रेम करते थे, यानी जो प्रकृति थी वो उसको ही पूजते थे। जैसे कि पेड़ है, पेड़ वगैरह को पूजते थे, सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, है ना। जो प्राकृतिक चीज़ें उनकी पूजा करते थे। इनकी जो पेड़ है, सूर्य है, अग्नि है, इनकी क्या करते थे? पूजा करते थे। जो मूर्तियाँ वगैरह उनका क्या नहीं करते थे? जो पूजन नहीं करते थे। इसलिए जो आईवीसी के लोग हैं वो प्राकृतिक बहुदेववादी थे। फिर दूसरी चीज देखते हैं कि पुरुष और महिलाएं। आईवीसी के अंदर क्या था? आईवीसी में पुरुष और महिलाएं, पुरुष व महिलाएं दोनों ही क्या करती थी? पूजा वगैरह करते थे। दोनों क्या करते थे? आईवीसी में पूजा वगैरह करते थे। फिर ये लोग लिंग व योनि की पूजा करते थे। लिंग व योनि की पूजा करते थे। लिंग व योनि की पूजा करते थे। योनि की पूजा है वो आज भी अपने भारत में होती है। कहाँ पर? एक मंदिर है, कौन सा? कामाख्या माता का मंदिर, असम में कामाख्या माता का मंदिर है। वो जो शक्ति माता है उसकी जो सिद्ध शक्तिपीठ है उसमें योनि की पूजा होती है। योनि भाग है जो स्त्री, उसकी पूजा होती है। कहाँ? तो ये लिंग व योनि की क्या करते थे? पूजा करते थे। प्राकृतिक बहुदेववाद था तो ये प्रकृति की भी क्या करते थे? पूजा करते थे। कर्मफल का सिद्धांत, ये कर्मफल का सिद्धांत व पुनर्जन्म में क्या करते थे? ये विश्वास करते थे। इनका मानना था कि ये हम जैसा कर्म करेंगे तो उसका जो फल है वो हमें क्या है? यही भुगतना पड़ेगा। और ये लोग क्या करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनको क्या है? दफनाते थे। तो उसके साथ में जो उसकी प्रिय वस्तु होती थी, उस खाने पीने के जो सामान वगैरह होते थे, गहने वगैरह, आभूषण वगैरह है। राजा था तो उसके लिए रथ वगैरह है, राजा का जो खजाना वगैरह है वो हम देखते हैं। जो मिस्र के पिरामिड वगैरह है उनमें क्या है? ये चीज़ दफनाई गई थी। तो इसलिए ये क्या करते थे? इसलिए दफनाते थे कि भाई जो इंसान है वो पुनर्जीवित होगा। यदि ये चीज़ हम ये नहीं रखेंगे उसके लिए तो अगले जन्म में क्या है? वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करते थे? ये कर्मफल का सिद्धांत व पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करते थे। ये लोग क्या थे? अब इसमें पुनर्जन्म में जैसे कि दफना दिया, मरने के बाद में यदि व्यक्ति है वो वस्तुओं का उपभोग करता है तो ये इससे क्या सिद्ध होता है कि ये लोग क्या थे? अंधविश्वासी भी थे। अंधविश्वासी भी थे। अंधविश्वासी का मतलब है जैसे कि कोई भी जो बीमारी वगैरह आ जाती थी, जैसे कि पहले आती थी चेचक है, चेचक वगैरह है, ये बीमारियां फैलती थी। तो जैसे कि ये बीमारियां फैलती थी तो उनको क्या मानते थे कि भाई दैवीय प्रकोप हो गया है। ये क्या हो गया है? दैवीय प्रकोप हो गया है। तो इसकी जो मुक्ति है, इसका जो क्या समाधान करते थे? इसका समाधान था कि ये बलि देते थे। क्या देते थे? बलि देते थे। और किसकी देते थे? पशु बलि। पशु बलि। तो इससे क्या लग रहा था कि ये लोग क्या थे? अंधविश्वासी थे। वर्तमान में भी जो कुछ मंदिर वगैरह हैं जहाँ पर क्या है? जो बकरे की क्या है वो बलि दी जाती है। वर्तमान में तो क्या है? अब धीरे धीरे ये सब क्या है? बंद हो रहा है। फिर बलि वगैरह दे दी। उसके बाद में ये जो लोग थे कालीबंगा से पूजा अनुष्ठान भी करते थे। तो कालीबंगा है, कालीबंगा से क्या मिला है? हवन कुंड, फायर एल्टर्स। क्या मिला है कालीबंगा से? हवन कुंड या फायर एल्टर है वो मिले हैं। योग वगैरह, ध्यान वगैरह करते थे। योग व ध्यान का ज्ञान था क्योंकि हमने वो देखा था कि जो पुरोहित राजा की जो मूर्ति मिली थी वो किस में थी? ध्यान मुद्रा में थी। ये आईवीसी की क्या थी? धार्मिक स्थिति थी। क्या थी? ये लोग
प्राकृतिक बहुदेववादी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधे हैं, सूर्य वगैरह, अग्नि वगैरह, इनकी पूजा करते थे। आईवीसी में पुरुष व महिलाएं वो दोनों क्या है पूजा में भाग लेती थी। लिंग व योनि की पूजा करते थे। कर्मफल का सिद्धांत व पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे। अंधविश्वासी थे, इसलिए क्या करते थे, पशु की बलि देते थे। कालीबंगा से क्या मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे, जैसे कि कुछ संकेत बोर्ड वगैरह हैं, जैसे वो मिले थे, जैसे धोलावीरा के अंदर वो संकेत पटक मिला था। इस तरीके से क्या है, जगह जगह से जो लिखे लिखावट के लिपि का क्या मिला है, जो अवशेष मिले हैं। तो इनकी जो लिपि है, हम इनकी लिपि के बारे में देखते हैं। तो इनकी जो लिपि है वो अब तक है वो पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं। इनको लिपि का ज्ञान था, लेकिन वो लिपि आज तक वो पढ़ नहीं पाए हैं। क्या पढ़ नहीं पाए हैं? ये जो लिपि थी इसमें क्या थे, सिर्फ चित्र चित्र थे। तो ये कैसी थी, भाव, अपने जो भाव है वो चित्रों के माध्यम से उकेरते थे। जैसे कि मछली का बना दिया, या फिर गेंडे का बना दिया, तारा वगैरह ऐसे बना दिए। तो क्या थे, चित्रित थे। तो इसलिए इस शैली को क्या कहा, भाव चित्रात्मक शैली। इस शैली को क्या कहा गया है, भाव चित्रात्मक शैली। ये जो शैली ये पढ़ी नहीं गई थी, चित्रों का प्रयोग किया गया, इसलिए भाव चित्रात्मक शैली कहा गया है। ये जो लिपि है ये कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। कैसे लिखी जाती, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लिखते थे। इधर लिख दिया, ऐसे 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 ऐसे चलती थी ये। देखने में कैसे लग रहा है, सर्प के जैसा। तो इस लिपि को क्या कहते थे, सर्पाकार लिपि, या हसलाकार लिपि, या ब्रिस्टोफेदन लिपि, गोमूत्राक्षर लिपि। क्या क्या नाम इसका नाम, इन नामों से जाना गया, गोमूत्राकार, गोमूत्राकार लिपि नहीं, गोमूत्राक्षर, गोमूत्राकार नहीं, सॉरी, गोमूत्राक्षर, गोमूत्राक्षर लिपि, हलासार, हलासार के हल के जैसे थे, या फिर सर्पिलाकार थी तो सर्पाकार, हलासार या सर्पाकार, ब्रिस्टोफेदन लिपि। अभी तक क्या है, पढ़ी नहीं गई है। इस लिपि के अंदर 375 से लेके 400 तक क्या है, चिन्ह मिले। क्या 375 से लेके 400 तक क्या मिले, चिन्ह मिले हैं। लिपि थी, पढ़ी नहीं गई है, चित्र थे, भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसलिए गोमूत्राक्षर या हलासार या ब्रिस्टोफेदन लिपि 375 से लेकर 400 में वो चिन्ह इसमें मिले हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो यहाँ से मोहरें मिली हैं, मोहरे व मूर्तियाँ मिली है, थी लिपि। उसके बाद में मैंने देखा कि आईवीसी के अंदर मोहर व मूर्तियाँ, ये क्या मिली है, सर्वाधिक मिली है। यदि हम बात करें तो जो मूर्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की मिली हैं, 3 प्रकार की मिली हैं। 3 प्रकार में कौन सी, कांस्य की मिली है, पत्थर की मिली है, पत्थर यानी कि सेल खड़ी की, और मिट्टी की, मिट्टी की यानी कि टेराकोटा। कितने प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, 3 प्रकार की मिली हैं, कांस्य की मूर्ति, पत्थर की और मिट्टी की। मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी, नर्तकी की मूर्तियों में, मोहनजोदड़ो से
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की। देमाबाद से क्या मिला था? धातु के रथ। हमने देखा कि देमाबाद से क्या मिले थे? धातु के रथ। हड़प्पा से क्या मिले थे? धातु की ईका गाड़ी मिली थी। मोहनजोदड़ो से पुरुत राजा की मूर्ति मिली थी और मातर देवी की है वो मूर्तियां मिली हैं। मोहरें मिली हैं, वो किससे मिली थी? पत्थर की बनी हुई थी या फिर सेलकड़ी भाषा में मिली थी। ये जो मोहरे हैं, मोहर है वो, अब जैसे किसी भी चीज पे क्या लगाते हैं? मोहर लगाते हैं। तो मोहर किस चीज का प्रमाण है? ये मोहरें क्या होती थी? प्रमाण होती थी वस्तु की क्या? शुद्धता। वस्तु की शुद्धता के क्या होते थे? प्रमाण होते थे। यानी कि जो ट्रेड वगैरह है कि भाई ये 100% इसकी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता के क्या होते थे? ये मोहरें ये क्या गुणवत्ता की प्रमाण होती थी। उसके बाद में सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरें, एग्जाम की दृष्टि से ये ठीक है, आ सकता है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? मोहन जोदड़ो से। सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरे, सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरे वो कहाँ से मिले? हड़प्पा से। ये क्या एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में सिंधु घाटी इनके हो गया। अब क्या है? सिंधु घाटी का पतन, ये सब मिल गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता है ये खत्म कैसे हुई। दुनिया में जो आया है वो एक दिन जाएगा भी, और क्या धीरे धीरे इसका क्या होने लगा था? पतन हुआ था। धीरे धीरे इसका क्या पतन हुआ था? पतन के बारे में अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने क्या अपने अलग अलग फैक्ट दिए हैं। एक था गार्डनर चाइल्ड। कौन? गार्डनर चाइल्ड। मार्टिमन व्हीलर। कौन? गार्डनर गार्डनर चाइल्ड मार्टिमर गार्डनर चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर। ये क्या कहते हैं? गार्डनर चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं कि ये जो सभ्यता है ये आर्यों के आक्रमण से क्या हुई थी? खत्म। आर्यों के आक्रमण से क्या हुई थी? ये समाप्त हुई थी। क्या? आर्यों के आक्रमण से क्या हुई थी? ये समाप्त हुई थी। फिर अगला था कि एस आर राव। एस आर राव, सर जॉन मार्शल और एक मेक। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेके। ये कहते हैं कि बाढ़ जिसका प्रमाण हमने देखा था मोहनजोदड़ो में कि स्तरों में लोग दबे हुए थे। तो क्या? बाढ़। एक सर जॉन मार्शल है वो प्रशासनिक कारण भी बताता है। प्रशासनिक कारण मतलब कि जो जैसे कि जो प्रशासनिक जो शिथिलता थी उसकी वजह से। प्रशासनिक शिथिलता कैसे? कि जैसे कि कोई बीमारी वगैरह फैल गई, टाइम पे उसका उपचार नहीं हुआ तो ये लोग खत्म हो गए। कैंडी एक इतिहासकार था। कैंडी क्या कहता है कि प्राकृतिक आपदा थी। और माधव स्वरूप वत्स क्या कहता है कि जो नदियां हैं उन्होंने क्या कर ली थी? अपने स्थान बदल लिए थे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, कौन? इतनी विशाल सभ्यता थी सिंधु नदी घाटी, जिसके पतन के क्या है कारण भी? वो क्या है? अलग अलग कारण हैं जो इसके क्या है जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी रहेंगे।
यहाँ पे क्या हो जाती है अपनी आईवीसी है वो, आज आईवीसी क्या हो जाती है, समाप्त। हमने क्या देखा, हमने इसकी जो पहले नगरीय व्यवस्था देखी थी, फिर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक जो स्थिति उसमें क्या देखा था कि राजनीतिक की जो कोई स्थिति है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ ऐसा माना जाता है कि पुरोहित राजा है वो क्या करते थे, शासन करते थे। उसके बाद में हमने इनकी सामाजिक स्थिति देखी, मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार था आईवीसी के अंदर। उसके बाद पुरोहित जो समाज है वो चार भागों में बटा था। कौन सा? पुरोहित है, व्यापारी है, किसान है और श्रमिक है। शांति प्रिय समाज था, महिला और पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे और शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। फिर हमने देखा कि खेल के अंदर शतरंज और मुर्गों की लड़ाई। संवादान की बात करें तो 3 तरह का संवादान था, पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। उसके बाद में हमने इनकी जो अर्थव्यवस्था वो देखी, वो किस पे आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। विशेष उत्पादन करते थे, चावल, बाजरा, जो चना, सरसों और तरबूज, खरबूज इनके क्या मिले हैं, खजूर इनके क्या मिले हैं, साग से मिले हैं। लोथल से चावल व बाजरे के साग से मिले, जबकि रंगपुर से क्या है, चावल की भूसी के साग से मिले हैं। लेकिन ऐसे कहते हैं कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो चावल व बाजरे से क्या थे, परिचित नहीं थे, लेकिन अपवाद में लोथल और रंगमहल है। कपास की खेती करते थे, कपास को सिंडन कहते थे। जो धोलावीरा है, इनकी जो कृषि है, कृषि के साक्ष्य की पुष्टि कौन करता है, धोलावीरा में पाए जाने वाले जलाशय। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, मोहरे हैं, उन पे क्या है, शेर का कोई अंकन नहीं मिला है। सारगोन अभिलेख के अनुसार क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो मुंजो, जो मलुआओं का क्या है, देश है। किनका देश है? मलुआओं का, सॉरी मुंजो नहीं, मलुआओं का देश है। और इस मलुआ कौन होते थे? नाविक। मलुआ कौन होते थे? सॉरी हमने पीछे मुंजो पढ़ लिया था, मुंजो नहीं, मलुआ का देश है। और मलुआ कौन होते थे? नाविक होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो किसके थी? नाविकों का देश थी। जो मलुआ थे वो हुंजा पक्षी है, मलुआ का हुंजा पक्षी, जिसे क्या कहते हैं, मोर है, वो क्या था? प्रसिद्ध था। फिर ये लोग जो कपास है, कपास को क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। मुद्रा का इनको ज्ञान नहीं था। सोने व चांदी का भी प्रयोग किया गया है, लोहे से अपरिचित बताया गया है। फिर हम देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति में ये प्राकृतिक बहुदेववाद के बारे का क्या करते हैं, जो समर्थन करते हैं, यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं। पुरुष व महिलाएं दोनों करते हैं। और लिंग व योनि की पूजा के अवशेष मिले। वर्तमान में भी क्या है, लिंग व जो योनि की पूजा होती है कामख्यामता असम गुवाहाटी में। उसके बाद में जल व प्रकृति की पूजा करते थे, अंधविश्वासी थे, पशु बलि देते थे। कालीबंगा से क्या मिले हैं, जो कालीबंगा से अग्निकुंड के अवशेष मिले। उसके बाद में हमने इनकी लिपि देखी थी। तो इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? गोमूत्राक्षर या हलासार, या फिर जो ब्रुष्टोफेदन लिपि थी, सर्पिलाकार लिपि भी कह सकते हैं इसे। इसके जो चिन्ह मिले हैं वो कितने, जो चिन्हात्मक लिपि थी ये, यानी कि जो प्रतीकात्मक लिपि थी ये, 375 से लेके 400 वो चिन्ह मिले हैं इसमें। अभी तक क्या पढ़ी नहीं गई है। मूर्तियों की बात करें और मोहरों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिली है, मूर्तियाँ व मोहरें मिली हैं। 3 प्रकार के जो मूर्तियाँ वो मिली थी, पत्थर की, धातु की, और नहीं, पत्थर, धातु और मिट्टी की मिली थी। उसके बाद में हम इसके पतन देखते हैं। तो गार्डनर चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर क्या कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था और आर्यों ने क्या कर दिया था, इसे समाप्त कर दिया था। किसने? गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर है वो आर्यों से बताते हैं। SR राव, जॉन मार्शल और मेके ये कहते हैं कि बाढ़। सर जॉन मार्शल है वो क्या कहता है? प्रशासनिक शिथिलता। क्या? प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता बताया गया है। उसके बाद में कैंडी है। कैंडी क्या बताता है
कैंडी बताता है कि प्राकृतिक आपदा माधव स्वरूप वत्स है, जो कि क्या भारतीय है, वो क्या बताते हैं कि नदियां हैं वो अपना स्थान बदल लेती जिस वजह से हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है, इन सब कारणों से स्पष्ट होता है कि किसी न किसी कारण से इतनी बड़ी जो सभ्यता थी उसका क्या हो गया था, पतन हो गया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम आईवीसी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आईवीसी में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। जय बाबा की।